अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। राग लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनी वासफ। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ हमेशा की तरह कि आप लोग इस वक्त जहां कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने साथ साथ अपने चाहने वालों का भी खूब ख्याल रखा करें। और क्योंकि ये सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इस सर्दी से बचना है तो एक दूसरे का ख्याल ज़रूर रखना है। तो आज अपने प्रोग्राम का आगाज़ मैंने जनाब एक कहानी के साथ करना है। एक कहानी आपको मैंने सुनानी है और ये जो कहानी आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ ये आज से कोई तकरीबन 2500 साल पहले गौतम बुद्धा की है, उसके ज़माने की है। मशहूर फ़लसफ़ी है और दानिश्वर गौतम बुद्धा दरअसल एक शाही ख़ानदान से था और वो भी एक शहजादा ही था और कुछ सालों बाद उसने बादशाह बनना था, मतलब उसको बादशाहत मिलनी थी। मगर उसे शाहाना ज़िंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने अपना महल छोड़ दिया और उसने दूर किसी जंगल में जाकर ना बसना शुरू कर दिया, रहना शुरू कर दिया, ज़िंदगी जीनी शुरू कर दी। अपनी ज़िंदगी के कई साल उसने इसी जंगल में गौर व फिक्र में गुजार दिए। फिर अचानक एक दिन इसने सोचा कि क्यों ना जंगल के पास की जो बस्ती है जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर जाकर मैं लोगों को तालीम दूँ, उन्हें हक की बात बताई जाए। वो लोगों से इल्म दानिश की बात करने अगले ही दिन जंगल के पास जो बस्ती थी ना वहाँ पर चला गया। उसने वहाँ के लोगों से मुलाकात की, उनसे बात करना चाही, मगर कोई भी उसकी बात सुनने के लिए उस वक्त तैयार नहीं हुआ। किसी ने उसे पागल कहा तो किसी ने उसे दीवाना कहकर ठुकरा दिया। जैसे ही शाम हुई तो वो ना मायूस होकर दोबारा से जंगल की तरफ चल दिया और इसने दोबारा उसी जंगल में जाकर रहने का इरादा कर लिया। उसका था कि कोई मेरी बात नहीं सुन रहा तो मैं क्यों ही अपनी बात किसी के ऊपर वेस्ट करूँ, मैं वापस चला जाता हूँ। उसी बस्ती में ना एक नौजवान भी था जो इल्म की तलाश में दूर दराज इलाकों का सफ़र किया करता था। उसे जब इस बुजुर्ग के बारे में पता चला तो वो इससे मिले बगैर नहीं रह सका। मगर तब तक गौतम बुद्ध दरिया की दूसरी जानिब जा चुका था और दरिया के पास एक चश्मा भी था। अब गौतम बुद्ध से मिलने के लिए उस नौजवान को वो एक तो चश्मा अबूर करना था, दूसरा वो दरिया, ये दोनों पार करने थे, वरना वो इससे वो जो नौजवान था वो कभी भी गौतम बुद्ध से ना मिल पाता। अब ये दो चीज़ें थी जो उसने पार करनी थी और फिर जाके उसको गौतम बुद्ध मिलते, वो बुजुर्ग मिलते। लोगों ने उस नौजवान को रोकने की बहुत कोशिश की मगर वो नहीं रुका। उसे कहा कि इस पागल बूढ़े के पास ना जाओ, तुम मर जाओगे, इस दरिया में डूब जाओगे। मगर उसने किसी की एक नहीं मानी और जज्बा और जुनून में आकर उसने उस दरिया में छलांग लगा दी। उसे यकीन था कि वो जो बुजुर्ग है कोई आम इंसान नहीं है और शायद यही इसके इल्म की प्यास बुझा सकता है। दरिया इतना गहरा था कि वो वाकईतन उसमें डूब भी सकता था, मगर उसकी जुस्तजू और खुद पर यकीन ने उससे दरिया और चश्मा दोनों पार करवा दिए। फिर वो बुजुर्ग और नौजवान दोनों किसी को कहीं नजर नहीं आए उसके बाद। और कई सालों के बाद किसी इलाके में एक दानिश्वर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ, जिसके इल्म दानिश ने सबको हैरान कर दिया। दरियाफ्त करने पर, मालूम होने पर यह पता चला कि वही नौजवान है ये जो सालों पहले किसी बुजुर्ग के पीछे गया था और आज दुनिया उस नौजवान को आनंदा के नाम से जानती है। और वो बुजुर्ग जिसे हर किसी ने पागल कहा था वो कोई आम शख्स नहीं था बल्कि मशहूर गौतम बुद्धा ही था। और इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है, ये भी बहुत सबक आमूज होना चाहिए। जब भी कोई इंसान किसी चीज़ की जुस्तजू में घर से बाहर कदम रखता है तो उसे बहुत सारे इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। किस्मत कभी कोई चीज़ प्लेट में रखकर सजा कर नहीं देती है, आप इरादा ही करते हैं और वो चीज़ आपको मिल जाती है। हिम्मत, सब्र, बहादुरी और सबसे बढ़कर खुद पर सच्चे यकीन की बदौलत ही ना हमें कोई चीज़ मिल सकती है। किसी सफ़र में कामयाब होने के लिए भी ना सबसे ज़्यादा जो मायने खेज चीज़ होती है वो आपका अपने ऊपर यकीन और ईमान होता है। ईमान ना हो तो आपकी कोशिशों की जितनी भी इमारत आपने खड़ी की होती है, तामीर की होती है, वो वहीं की वहीं ढेर हो जाती है। और अगर सिर्फ यकीन हो तो आपको दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत
मौजूद ही नहीं है जो आपके मंजिल के हसूल से आपको रोक सकती हो। बिल्कुल उस बुजुर्ग और नौजवान की तरह जिनके उनकी जुस्तजू ने उन्हें अम्र कर दिया है और रहती दुनिया तक गौतम बुद्धा को जाना जाता है, आनंदा को तारीख के पन्नों में लिखा गया है, उसके नाम को लिखा गया है। तो इसलिए किसी भी चीज की जुस्तजू हो उसको जान लेना बेहद जरूरी है और किसी चीज की जुस्तजू रखना भी बहुत जरूरी है। हम सिर्फ अपने दिमाग में सोच लेते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, लेकिन हम उसके बारे में वो मालूमात नहीं रखते हैं, जुस्तजू नहीं करते हैं, वो जुनूनियत की हद तक उसको कह लें कि अपने तक पहुंचाने की कोशिश ही नहीं करते हैं, उसको हासिल करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो कोई भी आपको चीज़ अपनी ज़िंदगी में चाहिए, हाँ वो अच्छी है या बुरी है, कोशिश करें अच्छी चीज़ ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है आपके लिए और वो लॉन्ग टर्म भी होती है। उसके लिए मेहनत करें, जुस्तजू करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करें। बहुत से लोग हैं आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप उन लोगों में, उनकी फहरिस्त में शामिल हों जो लोगों को थपकी दे के आगे बढ़ाते हैं, जो लोगों का बाइस बनते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट का बाइस बनते हैं, उनको आगे बढ़ाने का बाइस बनते हैं। तो छोटी छोटी सी चीज़ों को ना मद्देनज़र रखा करें। हम भी इस छोटी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जनाब, कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम 8 जनवरी से शुरू हो चुकी है और ये मुहिम पूरे मुल्क में 14 जनवरी तक जारी रहेगी और पोलियो के 2 कतरे आपके बच्चे को उम्र भर की माजूरी से बचा सकते हैं। और मुहिम के दौरान जब भी पोलियो वर्कर्स आपके दरवाजे पर दस्तक दें तो उनको खुशामदीद कहें और अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे लाजमी पिलवाएं और वालिदैन खास तौर पर मुतवज्जो हों जो हमें देख रहे हैं कि पोलियो वायरस आपके इर्द गिर्द ही मौजूद है और हर बच्चा उस वक्त तक खतरे में है जब तक उन्होंने हर मुहिम के दौरान पोलियो से बचाव के कतरे नहीं पिलाए जाते हैं, क्योंकि पोलियो वैक्सीन पिलाकर बच्चों को माजूरी से महफूज और वायरस का खात्मा मुमकिन बनाया जा सकता है। और हुकूमत पाकिस्तान की इस पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए भरपूर साथ दें, उनका ताउन करें। जब भी पोलियो वर्कर्स आपके डोर स्टेप पर आए उनको अच्छे तरीके से ट्रीट करें और अपने बच्चों को छुपाने की बजाय वॉलंटियरली उनको सामने लेकर आए और उनको 2 कतरे लाजमी पिलवाएं, क्योंकि ये जो 2 कतरे हैं ना, ये आपके बच्चों का मुस्तकबिल है। ये अगर 2 कतरे आप पिला देंगे तो आपके बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाएगा और अगर नहीं पिलाएंगे, अपने बच्चों को छुपा के रखेंगे तो आपके बच्चे सारी जिंदगी के लिए माजूरी का शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए जब भी आपके डोर स्टेप के ऊपर आपके दरवाजे पर ये पोलियो वर्कर्स दस्तक दें तो उन्हें खुशामदीद कहकर अच्छे जेस्चर्स के साथ उनको बच्चों के साथ अच्छा सा ट्रीट करवाएं और उन्हें 2 कतरे जरूर पिलवाएं। ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे। तो अभी जनाब आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं। और ये बड़ी आम सी बात भी है कि आप बाकायदगी से अपनी जो डाइट है वो खा रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद लगता यह है कि वजन इस तेजी से कम नहीं हो रहा जितनी तेजी से होना चाहिए या जितनी हम तगोदो कर रहे हैं। वेट मशीन पर वजन का नंबर नीचे आना तो दरअसल वजन तोलने का सिर्फ एक पैमाना होता है, एक मेजरमेंट टूल है। हमारा वजन कई चीजों से मुतासर होता है, जैसे जिस्म में मौजूद पानी या लिक्विड फॉर्म में कमी बेशी और खुराक की मिकदार वगैरह हमारे वजन पर काफी असरअंदाज होती है। और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि वजन में एक दिन के दौरान 4 पाउंड यानी कि 1.8 किलोग्राम तक कमी हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ इस बात पर मुनहसर है कि आपने कितना खाया है और दिन भर पानी का कितना इस्तेमाल किया है। इसके अलावा एस्ट्रोजन में इजाफा और खवातीन में दीगर हार्मोन्स की तब्दीलियों की वजह से भी ज्यादा पानी जिस्म में रुक सकता है, जिसकी वजह से आपका जो वेट मशीन है उस पर वजन ज्यादा जाहिर होता है। अगर नंबर्स चेंज नहीं हो रहे तो मुमकिन है कि जिस्म की जो फैट है वो तो पिघल रही हो, लेकिन जो पानी की सतह है, जो कहते हैं कि वाटर वेट भी होता है आपकी बॉडी का,
एक तो मास वेट होता है, एक वाटर वेट होता है, शायद वो आपका बरकरार हो। तो क्या पानी का वजन वाकई होता है, कितना होता है और उसको किस तरह काम किया जा सकता है, और कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम लोग वेट लूज करते हुए कर रहे होते हैं और जिसकी वजह से हमारा वेट स्टक हो जाता है, वो कम नहीं हो पाता है। तो आज उस पर हम बात करेंगे। उस पर बात करने के लिए सारा फारूकी, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन, इन स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। सारा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लोहार में। कैसी आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, अब काफी बेहतर हूँ। सारा, वेट लूज जो करना है हमने, बड़ा मुश्किल हो गया है, और खासतौर पर लोग कहते हैं कि विंटर्स में वेट लूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कि होता ही नहीं है। हम जितना मर्जी वेट कम कर ले, खाना पीना भी बंद कर दे, लेकिन किसी ना किसी हद तक नहीं हाथ रोका जाता। तो वाकई वेट लूज करना विंटर्स में ज्यादा मुश्किल हो जाता है। विंटर्स में मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, क्योंकि आपका इंटेक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आप ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, और कैलोरिक इंटेक जितना ज्यादा बढ़ता है उसी हिसाब से जो है फिर आपका वेट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब उसमें सबसे पहले तो यह है कि हमारा कैफीन इंटेक बहुत बढ़ जाता है। हम अपनी बॉडी को वार्म करने के लिए हम चाय का, कॉफी का इंटेक पूरे दिन में बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं। तो उससे अब ये है कि एक तो कैफीन से डिसऑर्डर्स तो होते ही हैं, हेल्थ इश्यूज आते ही हैं अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेक करें, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी नींद ख़राब होना शुरू हो जाती है। जब नींद ख़राब होगी, आप रात को नहीं सोएंगे तो आधी रात को आपको मंचिंग का दिल करेगा, आप फिर ये वो चीज़ें जो भी आपको नज़र आ रहा होता है आप खा रहे होते हैं। निमकोस भी आधी रात को लोग खा रहे होते हैं, पीनट्स खाते हैं ना, इस तरह की जो और नहीं मिला तो ड्राई नट्स खा के, तो वो नहीं लग रहा होता कि हम हेल्दी ईटिंग कर रहे होते हैं। सही बात है। और क्रेविंग्स आपको ज्यादा हो रही होती है तो आप आधी रात को भी खा रहे होते हैं, वो कैलोरिक इंटेक आपका बढ़ता चला जाता है। तो इससे फिर ये है कि वेट इंक्रीज हो रहा है। सेकंड है ये है कि आप जो है स्नैकिंग बहुत ज़्यादा करें। अब अगर मैं अपने क्लाइंट से पूछूं कि भाई आप लोग पूरे दिन में क्या खाते हैं, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं खाते, ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते हैं, उसके अलावा बस बीच बीच में मंचिंग करते हैं। मतलब एक दो स्नैक्स तो आप लें वो ठीक है, लेकिन अगर आप बार बार जाएंगे, हर थोड़ी देर के बाद आपका दिल करेगा कि मैं कुछ खाऊं, तो ऑब्वियसली आपका कैलोरिक इंटेक जो है वो फिर से वो स्नैकिंग भी तो उनकी फिर पूरे मील जितनी होती है, हो जाती है, ऐसी है। और फिर उससे आपका वेट फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। अच्छा, एक्सरसाइज से रिलेटेड मैं आपको एक बात बता दूं कि वर्कआउट जो आप कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे, लोग कह रहे होते हैं कि कोई बात नहीं हम तो खा लेंगे, लेकिन साथ हम एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, वेट लॉस हो जाएगा हमारा। लेकिन हर के ज़रूरी नहीं है कि जितनी अमाउंट में आप खा रहे हैं क्या उतनी अमाउंट में आप बर्न भी कर रहे हैं। ठीक है, आप नहीं कर रहे हो सकते बर्न। अगर आप लेट्स से कि 1000 कैलोरीज अगर आप ले रहे हैं तो आपने सिर्फ 200-300 बर्न किया है, तो उससे आपका वेट रिड्यूस तो नहीं हो जाएगा। तो इट विल टेक सम टाइम, और टाइम हो सकता है ज़्यादा भी आपको लग जाए। तो इस में ये है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है, छोड़ना नहीं है वर्कआउट। बहुत जल्दी लोग छोड़ देते हैं, डिसहार्ट हो जाते हैं, कुछ डेज किया, कुछ वीक्स किया, फिर छोड़ दिया। तो उससे वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो जब चीज़ होती है ना, तो फिर आप जब मंजिल के करीब होते हैं आप वहाँ से आप छोड़ देते हैं, तो ये चीज़ नहीं करनी है। आहिस्ता आहिस्ता करके आपका वेट लॉस होगा। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे आपने वाटर वेट की बात की है, हाँ, वही मैं आने लगी थी कि चलिए मास इंडेक्स तो हमें पता है, वेट है कि मास का हमारी बॉडी का जो ऊपर मास है उसका है, लेकिन वाटर वेट ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कार्बोहाइड्रेट्स को लोग समझते हैं कि ये एक बुरी चीज़ है, वेट लॉस करना है तो आपको कार्ब्स कंप्लीटली छोड़ देने चाहिए, उससे वेट लॉस किस तरह से होता है सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है। कार्ब्स का जब भी आप इंटेक करते हैं और बॉडी में वो जब स्टोर होता है ना, तो वो स्टोर जिस हालत में होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, और वो अपने साथ पानी को भी स्टोर कर लेता है। ठीक है, जितना आप कार्ब्स का इंटेक करेंगे उतना वो वाटर वेट भी स्टोर होगा, यानी 1 ग्राम ऑफ कार्ब्स जो है वो 4 ग्राम्स ऑफ वेट, वो वाटर वेट आपके उसके साथ जो है स्टोर हो जाता है। तो इससे ये है कि आपको वेट अपना थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा वेइंग स्केल के ऊपर, लेकिन वो फैट मास नहीं है। वो ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लूज़ नहीं कर सकते, आप डेली बेसिस पे उसको लूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, अगर आप सुबह नाश्ता कर रहे हैं और लेट्स से कि आपने दोपहर में कोई भी कार्ब्स रिलेटेड चीज़ नहीं खाई है, शाम हो गई है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो ग्लाइकोजन स्टोर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, तो वाटर वेट भी ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। जब ग्लाइकोजन स्टोर्स डिप्लीट होना शुरू होते हैं तो वाटर वेट भी साथ साथ डिप्लीट होना शुरू हो जाता है, तो आपका वेट जो है आपको 1 kg, ½ kg आपको फील होगा कि भी रिड्यूस हो रहा है। तो थिंग इज कि आपने कार्ब्स को इस तरह से नहीं लेके चलना कि भाई मैं खाना ही छोड़ दूं क्योंकि इससे जो है मेरा वेट बढ़ता है। हाँ। उसका फैट से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं हो रहा है। फैट्स आपका वहीं का वहीं है। आप बेशक कार्ब, कई लोग कहते हैं, मतलब अगर आप ऑनलाइन भी देखें ना, अगर आपने वेट लूज करना है तो आप कार्ब्स छोड़ दें, आप रोटी चावल छोड़ दें। हाँ, ये तो सबसे पहले आता है ना, लोग कहते हैं जी हमने रोटी चावल छोड़ दिए, कार्ब्स छोड़ दिए, तो इससे हमारा वेट रिड्यूस हो गया। चले गए हैं, हम ये खा रहे हैं, हम लीन मीट खा रहे हैं तो हमारा
वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, और वेट रिड्यूस आपको नजर भी आएगा वेइंग स्केल के ऊपर, ऐसा नहीं नजर नहीं आएगा, नजर आता है, लेकिन वो आपका वाटर वेट होता है मोस्टली, और उसमें फैट मैस कहीं से भी रिड्यूस नहीं हुआ होता। अगर आप कभी जाके जो एक और मशीन है जिसे हम बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस टेस्ट मशीन कहते हैं, उस पर जाके अपना वेट टेस्ट करेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि वेट आपका बेशक थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है लेकिन फैट मैस वहीं का वहीं है। अच्छा। वाटर वेट भी उसमें शो होता है कि वाटर वेट भी आपका रिड्यूस हुआ है लेकिन फैट मैस वहीं का वहीं है। तो उससे आपको काफ़ी डिटेल में चीज़ें पता चल जाती हैं अगर आप वो करें तो, क्योंकि वेइंग स्केल जो है वो बेचारा सिर्फ आपको इतना ही बता सकता है कि कितना वेट बढ़ा है या रिड्यूस हुआ है, वो आपको ये नहीं बताता कि वाटर वेट लूज हुआ या मसल मास लूज हुआ है, वो नहीं आपको बताता। सही। अब इसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं कि भाई अब जैसे प्रोटीन का इंटेक भी लोग रिड्यूस कर देते हैं, नहीं खा रहे होते या अपने हिसाब से उनको लग रहा होता है कि सही खा रहे हैं लेकिन नहीं खा रहे होते। अगर आप जिम जा रहे हैं ख़ास तौर पे और फिर भी प्रोटीन इंटेक आपका इंक्रीज नहीं हो रहा है, नहीं बढ़ रहा है, तो मसल वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। खास तौर पे जो लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा, अब वेट ट्रेनिंग जितनी करेंगे, वेट ट्रेनिंग से जो वेयर एंड टेयर का प्रोसेस शुरू होता है जिसमें मसल ब्रेकेज होती है, तो मसल को वापस रीबिल्ड होने के लिए एक्सेस प्रोटीन चाहिए, एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए जो आप नहीं ले रहे होते हैं। खास तौर पे जो पोस्ट वर्कआउट जो आपको प्रोटीन लेना चाहिए वो नहीं ले रहे होते हैं, तो उससे फिर ये है कि वो मसल वापस बिल्ड नहीं होता है और कई दफ़ा उसकी रिप्लेसमेंट में फैट मैस आ जाता है। तो उससे फिर ये आपको नुकसान है कि मसल वेस्टिंग में कॉम्प्लिकेशंस, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस, कितना कॉम्प्लेक्स है ये सारा मामला। हमें लग रहा होता है कि अच्छा सिर्फ वजन कम करना है, वेट लूज करना है, वो आजीवा हो जाएगा, लेकिन उसकी कॉम्प्लिकेशंस आप देखेंगे अगर आप फैट लूज नहीं कर रहे हैं तो आपका मास लूज होना शुरू हो जाएगा। मतलब कितनी कॉम्प्लिकेशंस है इसके अंदर। इसके लिए आपको एक अच्छी कंसल्टेशन की जरूरत होती है जब भी आपने ये चीजें करनी हो, तो इसलिए अपने से तो बिल्कुल भी ना अपना डॉक्टर बना कर। हाँ जी। अब इसमें कई लोग क्या कर रहे हैं कि भाई बहुत ही ज्यादा स्टार्व करना शुरू हो जाएंगे, बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड अमाउंट में कैलोरीज लेंगे, 700-800 कैलोरीज ले रहे होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम जो वो जिम स्टार्ट करते हैं ना, वहाँ पे सारी गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। अब आप जिम करें, एक्सेसिव जिम करें, आप कार्डियो कर रहे हो, आप साथ में वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, तो मसल लूज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, मसल लूज हो रहा है, फैट में शायद इतनी अमाउंट में लूज नहीं हो रहा है, लेकिन मसल वेस्टिंग बहुत ज़्यादा है। और फिर जब आप वेइंग स्केल पे चेक करेंगे वो खुश हो जाते हैं कि भाई हमारा वेट लूज लेकिन वो वेट लॉस नहीं होता, मसल वेस्टिंग हो जाती है आपकी। तो ये इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर एक और चीज़ भी है कि जब आप जिम कर रहे हैं आपका कैलोरिक इंटेक नॉर्मल रूटीन से बढ़ जाता है। अच्छा, लेट्स से नॉर्मल आपका 1200 कैलोरीज आपकी रिक्वायरमेंट है, आपने जब जिम स्टार्ट करना है तो मे बी वो 1400-1600 कैलोरीज आपको लेनी पड़ेंगी उस वक्त जब आप जिम कर रहे हैं। और फिर जब आप जिम छोड़ेंगे तो फिर कैलोरीज रिड्यूस भी करनी है, कई लोग नहीं करते। ओके। जिम करने के बाद लोग कहते हैं कि हम जिम छोड़ते हैं तो हमारा वेट इंक्रीज हो जाता है। वो वेट इसलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि आप अपना जो खा पी रहे हैं वो नहीं कम कर रहे, आप वो उतना ही रख रहे हैं जितना आप जिम के टाइम रख रहे थे, तो इस वजह से भी लोगों का वेट जो है वो फिर इंक्रीज ही रहता है। अच्छा, दूसरा सारा जिस तरह हम लोग बात करते हैं कि अच्छा अगर डाइट शुरू की है तो आपने एक तो ये चीजें छोड़नी है खुद से जब हम कर रहे होते हैं, दूसरा हमारा ये होता है कि अच्छा चलो ऑयल अगर हम लोग घर वाला दूसरा नहीं खा रहे तो देसी घी के ऊपर शिफ्ट हो जाओ, तो क्या देसी घी दूसरे ऑयल से या घी से बेहतर है और क्या डाइट में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, कितना इस्तेमाल किया जा सकता है? देसी घी आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन वो ये एक्सेस नहीं लेना, उससे ज़्यादा नहीं लेना। अच्छा। 1/2 टीस्पून 1 टीस्पून इज मोर देन इनफ। उसके अलावा जो है आप फैट्स की दूसरी फॉर्म्स में चीज़ें ले सकते हैं क्योंकि और चीज़ें भी तो ऐड करनी है, आप सिर्फ देसी घी में तो नहीं पूरा दिन स्पेंड कर सकते हैं। हेल्दी है लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा नहीं आप ले सकते। अच्छा। क्योंकि सैचुरेटेड फैट्स हैं और वो जो है आप 5 to 6% ऑफ योर डेली कैलोरीज आप ले सकते हैं। 5 to 6% कम होता है बहुत तो वो चीज़ आपने कंट्रोल करनी है। बाकी उसके अलावा और भी चीज़ें ऐड करें, नट्स वगैरह ऐड करें या दूसरे वेजिटेबल ऑयल्स भी आप ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऑब्वियसली अगर आप लेंगे तो फिर वही बात है कि वो कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ करेगा, फिर और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। तो कंट्रोल क्वांटिटी में यूज़ करना है। उसी तरह से बटर है या दूसरी चीज़ें हैं, हम लोग समझते हैं कि बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, नहीं अक्सर लोग ले रहे होते हैं, घबरा रहे होते हैं उस चीज़ से। ले सकते हैं आप, बिल्कुल ले सकते हैं, सिर्फ क्वांटिटी कंट्रोल करने वाली बात है। हम लोगों का हाथ जब चलता है ना बटर के ऊपर भी तो वो बहुत ज़्यादा जो है यूज़ हो जाता है,
बस उसकी क्वांटिटी कंट्रोल करनी है। 1 टीस्पून आपने जो है ले लिया फॉर द टेस्ट, आप ले सकते हैं। उसके साथ अपना ऑमलेट लें या जो भी आपने चीज़ उसके साथ ऐड करनी है। डिफरेंट चीज़ें इनकॉर्पोरेट करें एक टाइम पे, एक ही चीज़ पे ना स्टिक किया करेंगे मैंने बस यही चीज़ खानी है, सिर्फ ब्रेड ले लिया तो उस पर स्प्रेड लगा के वो खा लिया, नहीं, उसके साथ और चीज़ें भी ऐड करें तो पेट आपका जल्दी फुल हो जाएगा। फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, कोई स्मूदी भी ऐड कर सकते हैं, तो आपका जो है पेट जल्दी भर जाएगा, आपको फिर ज़्यादा भूख भी नहीं लगेगी। ठीक है, ये चीज़ है। और दूसरा फिर ये है कि इस मौसम में लोग ना फाइब्रस चीज़ें भी नहीं खाते। आप देखेंगे सर्दियों में लोगों को क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं मीठे की, खास तौर पे। हाँ, मीठे की क्रेविंग्स। अब देखिए विंटर ब्लूज बेसिकली हमें हो रहे होते हैं। विंटर ब्लूज में हम डिप्रेस हो रहे हैं, सैड हो रहे हैं, जिस तरह का मौसम होता है आपका वैसे ही मूड हो रहा होता है। हाँ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि फिर आपको ना क्रेविंग्स जो हो रही होती है बेसिकली वो कार्ब्स की क्रेविंग हो रही होती है। और हम जो सेट हो जाते हैं, हम मीठे की तरफ सेट हो जाते हैं, क्योंकि मीठा जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्ब्स है, तो फ़ौरन आपके जो है ब्लड में डिजॉल्व हो जाता है और आपको फ़ौरन से एनर्जी उससे मिल जाती है। तो थिंग इज़ कि आप जो है उसके बजाय अगर आप कोई और कार्ब्स की सोर्स ले लें जो हाई फाइब्रस है ना, तो वो आपको ज़्यादा के लिए बेहतर है। हाँ, उसमें हाई फाइब्रस में जैसे हम लोग रोटी चावल वगैरह के जो हम इनटेक करते हैं वो आप चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं मॉडरेशन में। मीठा अगर आप खाना भी चाहते हैं तो आप 1 वीक ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। 1 वीक या 2 वीक अगर आप लेना चाहते हैं, लेकिन क्वांटिटी कंट्रोल करके बिल्कुल फॉर द टेस्ट जैसे आपने ले लिया वो आप कर सकते हैं। इस तरह से नहीं कि वो पूरी पेस्ट्री को खा जाए। पेस्ट्री क्या, घर में आजकल वो गजरेले और गाजर का हलवा और पता नहीं कौन से हलवा घर पे बन रहे हैं, तो घर में तो आजकल वो चल रहा है। गाजर का हलवा बहुत ज्यादा बनता है, तो वो लोग जो है वो पूरा बोल जो है वो खा लेते हैं। तो हाँ, वहाँ से गड़बड़ होना शुरू हो जाती है कि वो कैलोरिक इनटेक आपका एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आपको नहीं आइडिया होता कि आपका वेट जो है एकदम से इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, एक और इसमें चीज़ है कि कई लोग जिनके लिए मुश्किल हो रहा है इस मौसम में, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, बाहर नहीं जा सकते, एक्सरसाइज वॉक नहीं कर सकते, जॉगिंग नहीं कर सकते, घर में ट्राई करें। घर में आपको ऑनलाइन इतनी सारी वीडियोस मिल जाती हैं, आप घर में जो है अपना ऑन स्पॉट जॉगिंग कर सकते हैं, आप योगा एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। घर में ट्राई करें तो हर कोई कर सकता है, हर किसी के पास इतना टाइम है कि वो निकाल सकता है। थोड़ी देर अपने लिए 15 से 20 मिनट भी निकालें तो मोर देन इनफ है। तो अपने रूम में जो है वो अपना ये वर्कआउट जो है डेली का एक सेट कर सकते हैं और इससे जो है उनका वेट जो है वो थोड़ा स्टेबलाइज हो जाएगा और थोड़ा हेल्प करेगा। अच्छा, दूसरा हमने जैसे गाजर के हलवे की बात की है, लोग कहते हैं अच्छा इसमें हम लोग चीनी का इंटेक नहीं करेंगे, ऑयल थोड़ा सा कम रखेंगे, घी थोड़ा सा कम रखेंगे तो हम ये खा सकते हैं। तो वाकई खा सकते हैं? जो डाइट कॉन्शियस लोग होते हैं वो इस तरह करके खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं, आप उसको मॉडिफाई करके ले सकते हैं, ऑयल वगैरह कम इस्तेमाल करें, लेकिन फिर भी ज़्यादा नहीं खा सकते। फिर भी आप जो है वो बोल भर नहीं खा सकते हैं। अगर आपका किसी दिन दिल कर भी रहा है तो आप हाफ बोल, अगर आप वो बिल्कुल जो छोटे वाला आपका बोल जो होता है हाफ बोल अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, सिर्फ एक दफ़ा हफ्ते में एक दफ़ा ले सकते हैं। वो मैं मना नहीं करूँगी, फिर सारे लोग मुझसे नाराज़ होंगे कि हर चीज़ तो हमें मना कर दी जाती है। हमसे ये बहुत ज़्यादा शिकायत होती है लोगों को कि आप हर चीज़ मना कर देते हैं। हालांकि मना नहीं कर रहे हैं, हम बस कहते हैं कि भाई मॉडरेशन में लें। आप जो है बस आपको बता दिया जाता है कि हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा आप लें, इससे ज़्यादा ना लें। जितनी ज़्यादा कंजम्पशन होगी ऑब्वियसली आपकी कैलोरी इंटेक बढ़ेगा, फिर वही बात है कि वेट जो है डिक्रीज नहीं होता। ये इशू ज्यादा आते हैं इसके साथ। तो 1 बाउल इन अ वीक आप खा सकते हैं, और वो भी बहुत सा छोटा सा बाउल खा सकते हैं, ज्यादा बड़ा बाउल उसमें एक सबसे जो अच्छी बात है ना, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से अपने माइंड को कैसे ट्रिक करना है, खास तौर पे जो लोग मीठा पसंद करते हैं या इस तरह की चीज़ें खाना पसंद करते हैं। आप हमेशा जो घर में प्लेट्स वगैरह यूज़ करते हैं या बोल्स यूज़ करते हैं वो सबसे छोटे वाला यूज़ करें, और चम्मच भी सबसे छोटे वाला यूज़ करें। मैं आपको गारंटी से कहती हूँ आपका माइंड जो है ना फौरन ट्रिक होना शुरू हो जाता है कि आपने ज़्यादा खा लिया। अच्छा, हाँ, आप जितने स्पून्स लेंगे ना, जितने छोटे स्पून्स लेंगे आपको लग रहा होता है कि आप ज़्यादा खा रहे हैं, तो आप सेटिस्फाई होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप बड़ा स्पून लेंगे ना तो आपके माइंड को लगता है कि भाई अभी ज़्यादा नहीं मैंने खाया, अभी मुझे और ज़रूरत है। तो ये चीज़ जो है ना, ये मैंने अपने क्लाइंट्स पे भी ट्राई की और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप जो घर में प्लेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, जो कप्स यूज़ करते हैं, वो छोटे साइज़ की यूज़ करना शुरू कर देना तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड ट्रिक हो जाता है और ज़्यादा नहीं खाते। मतलब छोटे स्पून्स अगर आप यूज करना शुरू कर दे तो वो टीस्पून्स होते हैं। हाँ, मिनी स्पून। अच्छा, जिनसे बच्चों को भी खिलाते हैं ना, छोटे बच्चों को खिला रहे होते हैं छोटे छोटे स्पून के साथ, आप उसके साथ खाना शुरू कर दीजिए। अच्छी ट्रिक के करके देखिएगा, मेरे ख्याल से फायदेमंद है, बहुत फर्क पड़ता है।
फर्क पड़ेगा। आपने अपने माइंड को डाइवर्ट ही करना है ना, तो और क्या करना है। अच्छा, पानी पीना डाइट में मतलब उसका इंटेक करना कितना जरूरी है? पानी तो हम भूल जाते हैं विंटर्स में ज्यादा। आप देखें डाइट की तो आप बात ही ना करें। आपके जिंदा रहने के लिए पानी जरूरी है। आपने पानी का इंटेक डेली बेसिस पे, चाहे गर्मियां हैं सर्दियां हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना ही है। आप अगर वर्कआउट कर रहे हैं तब भी आपका जो इंटेक है वो बढ़ जाता है, मे बी 10 ग्लास से भी ऊपर हो, मे बी 12 ग्लास हो, 14 ग्लास हो, किसी का हो सकता है। वो डिपेंड करता है उसका किस तरह का रूटीन है, क्या वर्कआउट सिस्टम है। लेकिन अगर आप जो है बिल्कुल ही सेडेंट्री हैं, उस सूरत में एटलीस्ट 7 से 8 ग्लास तो आपको लाजमी लेने चाहिए, क्योंकि पानी की कमी से भी वेट लॉस नहीं होता। अच्छा। ठीक है, अगर आप जो है पानी नहीं पी रहे हैं, आपको डिहाइड्रेशन रह रही है, आप लेथार्जिक रहेंगे, हर वक्त सर में दर्द कई लोगों को रहती है, तो आपसे कहाँ किसी चीज़ पे फोकस होना है या वर्कआउट होना है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि डिहाइड्रेशन की वजह से भी लोगों को चक्कर आना शुरू हो जाता है और फिर वर्कआउट प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आपने जो है पानी का इंटेक डेली बेसिस पे एटलीस्ट 7 से 8 ग्लास विंटर्स में भी लाजमी रखें। और कुछ नहीं, अगर आपको याद नहीं रहता तो पानी की बोतल साथ में रखें। हर जगह पानी की बोतल साथ में होगी ना तो सिप्स की फॉर्म में किसी न किसी तरह से आपके अंदर जो जाता है, वो आप एटलीस्ट पी लेंगे ज़रूर। तो ये आप लोगों ने लाजमी करना है अगर आपने अपना वेट लूज करना है। आज हमने बात की कौन कौन सी गलतियाँ हम करते हैं जब हम वेट लूज जर्नी स्टार्ट करते हैं, और फिर हम कहते हैं कि जब हमने इतना कुछ कर लिया लेकिन हमारा वेट कम नहीं हो रहा है, तो वो कुछ कहीं ना कहीं गलतियाँ हम कर रहे होते हैं। सारा फारूकी हमारे साथ मौजूद थी। सारा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई, और यहीं पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। कुछ बात कर लेते हैं जनाब, कारोबार करना है या नौकरी में अच्छी पोजीशन हासिल करनी है, हम सबको यहाँ पर आपको इलेक्शन लड़ना है। देखिए, हर इंसान में ना लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ है ना वो कहीं ना कहीं ज़रूर मौजूद होती हैं, तो इसका इजहार होना या करना भी आपकी कामयाबी की दलील बन सकता है। आज के इस जदीद दौर में अपनी प्रोडक्ट्स या फिर अपने ख्यालात को सेकंड्स में दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। पहले बहुत टाइम लगता था एक ख़त को दूसरे किसी और तक पहुंचने के लिए, जिसके नाम हम लोग लिखते थे, तो जनाब महीनों, 1.5 महीना, 2 महीने बाद उसका जवाब आता था। अब तो सेकंड्स में आप अपनी चीज़ को या अपने ख्याल को वहाँ पर पहुँचा सकते हो। तो सेल्फ ब्रांडिंग या फिर अपनी ज़ाती तशहीर क्या वाकई कामयाबी की ज़मानत बन सकती है आज के दौर में? तो इस पर आज हम बात करेंगे, और इस पर बात करने के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद फवाद साहब इस वक्त इन स्टूडियोज़ में है हमारे साथ। अहमद साहब, फवाद साहब आपको वेलकम कहती जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। आप बताएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अब तो काफ़ी बेहतर हूँ। अच्छा, दूसरा फवाद साहब, अपने आप की सेल्फ ब्रांडिंग करना पहले कैसे था और अब कैसा है? पहले इसको कहा जाता था अपने मुंह मियां मिठू बनना। अब इसको सेल्फ ब्रांडिंग कहा जाता है। अब सेल्फ ब्रांडिंग कहा जाता है। पहले इसको बुरा कहा जाता था, अब अच्छा समझा जाता है, जो कि मेरा ख्याल है कि बेहतर बात है। अच्छा। ये उसकी निस्बत जी उसकी वजह यह है, देखें, अपने मुंह मियां मिठू बनना या सेल्फ ब्रांडिंग में फ़र्क यह है कि मियां मिठू आप तब बनते हैं जो आप में क्वालिटी नहीं होती है, तो उसके बारे में आप बहुत ढिंडोरा फिरते हो, ढिंडोरा फिरते जाते हैं, शोरूम चाहते जाते हैं, और जब वक्त आता है उसको शो करने का तो आपके पास कुछ नहीं होता। एग्जैक्टली। वेयरएज जो पर्सनल ब्रांडिंग है, इसका लाजमी हिस्सा है कि आप में कोई बात तो हो, कुछ तो हो जिसको आप ब्रांड कर रहे हैं। तो एक अपनी पर्सनल है, कोई क्वालिटी है आपके अंदर, उसको आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज अ क्विक डिफरेंस, जैसे आपने सवाल किया। बट अगर एक बंदा, उसको पता ही नहीं है कि उसके अंदर क्वालिटी क्या है, तो वो कैसे उसको ब्रांडिंग? बल्कि इसमें बड़ी दिलचस्प बात है मुनीबा, आपकी बात से पहले अगर थोड़ा सा मैं शेयर कर सकूं, जो ब्रांडिंग के पुराने टूल्स एंड टेक्निक्स थे ना, अगर आप 100 साल पीछे चले जाएं तो तब भी ब्रांडिंग होती थी। अच्छा। ये रुस्तम, सोहराब वगैरह कैसे हम तक पहुंचे हैं, इतने पुराने लोग यहाँ तक आ गए। होता ये था कि उस वक्त लोग एक दूसरे से बात करते थे, कुश्तियाँ होती थी, मुकाबले होते थे, उसको देखते थे। वो जो बड़े बड़े स्टेडियम नुमा, जहाँ स्टेडियम लफ्ज़ भी यूनान से आया हुआ है ना, तो ये स्टेडियम नुमा जो इवेंट्स होते थे और वहाँ पर सालाना खेल हुआ करते थे। ओलंपिक्स देखे कबल उसी से पहले की ये चीज़ है, तो कुछ वहाँ से ब्रांडिंग आती थी, लोगों का पता चलता था। मैं बड़ी आपको दिलचस्प एक छोटा सा किस्सा है वो क्विकली अगर सुना सकूँ। कहते हैं कि रुस्तम एक दफ़ा ना, रुस्तम और सोहराब जो बाप बेटा थे, तो रुस्तम एक दफ़ा अपने घर आ रहा था, तो उसने देखा कि चांद रात में कोई शख्स है जिसने छलांग लगाई उसके घर के अंदर। अच्छा।
और अब उसने दूर से देखा तो उसको अंदाजा हुआ कि ये चोर है, तो वो भाग के उसके पीछे गया और उसने भी छलांग लगाकर चोर को पकड़ लिया। अच्छा। और एंड ही स्टार्टेड फाइटिंग। अब दोनों लड़ रहे हैं बड़े पूरे शद्दो मद के साथ, लेकिन जो चोर है वो ज्यादा तगड़ा है और वो रुस्तम साहब को मारना शुरू हो गया। अच्छा। रुस्तम को अंदाजा हुआ कि रुस्तम का जो मेहनत है, काम है, वो शायद यहाँ पर ना चल सके। उसी लम्हे पे उसने देखा कि दूसरी तरफ से कोई शख्स घोड़े पे उसके घर की तरफ आ रहा है और हल्का हल्का सा घोड़ा चलता हुआ आ रहा है। तो उसने बजाय इसके कि उस शख्स को मारता जो चोर था, उसको उसने फौरन सामने देखा और कहा ओह रुस्तम आ गया। अब रुस्तम वो खुद है और फाइट कर रहा है, लेकिन वो उस तरफ देखे क्योंकि घर रुस्तम का है, चोर ने रुस्तम के घर में डाकाजनी के लिए एफर्ट की है, पहचानता नहीं है उसको क्योंकि वो टीवी पे नहीं आ रहा। तो उसने जब कहा ओह रुस्तम आ गया, तो चोर ने जो उसका उस पर हावी था और उस वक्त उसको मार रहा था, उसने अपने ऊपर से धक्का देकर साइड पे किया और भाग गया। सो ब्रांडिंग हेल्प्स, क्योंकि उस जमाने में वो ढोल ढमक्का और उसके अलावा ये टांगे और घोड़ों पर आवाजें लगा के लोगों को बताया जाता था कि यहाँ पर इवेंट है और रुस्तम आ रहा है और ये बड़ी फाइट है और अब रुस्तम और सोहराब की फाइट है। सो यू सी पर्सनल ब्रांड, उसकी अपनी एफर्ट ने उतना काम नहीं किया जितना उस नाम ने कर दिया। नाम ने किया, हाँ, सही है। दिस इज हाउ इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव योर पर्सनल ब्रांड। और आप इसका अगर आज की मिसाल में देखें, कई दफ़ा ऐसा होता है हम टीवी पे किसी को देखते हैं या सोशल मीडिया पर कि ये बंदा बड़ी कोई बातें कर रहा है किसी मखसूस टॉपिक पर, और आप जानते हैं कि यार मैं इससे ज्यादा जानता हूँ और इससे बेहतर बात कर सकता हूँ और अपने बच्चों से फैमिली में घर में करता भी हूँ, लेकिन ये मशहूर है। हाँ। क्यों? क्योंकि उसने ब्रांडिंग पर मेहनत की है, आपने सिर्फ कंटेंट पे मेहनत की है। ओके। सो ये दो हिस्से हैं, इसलिए अगर मैं अलग अलग इसको कर सकूं, जो आपके सामने है, ठीक है। कहा जाता है कि इफ यू हैव 70% ऑफ नॉलेज अबाउट समथिंग यू आर गुड टू गो। अच्छा। कोई प्लान अगर आप बनाना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, आपके पास 70% फैक्ट्स हैं, तो इसका मतलब तैयार है, वो काम कर गुजरे। परफेक्शनिस्ट बनने के लिए 100% डाटा कलेक्ट करने के लिए ना बैठे, एग्जीक्यूशन नहीं होगी। ठीक है। सो अब जिसने जो सामने बैठा है उसने 70 की बजाय शायद अब नए जमाने में 50 या 40% कंटेंट पे काम किया है, लेकिन उसने रिमेनिंग 60% काम किया है ब्रांडिंग पर। उसने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने आप का अपना फुटप्रिंट रखा है। अब जो ज़माना है हमारे पास वो है कि आप सोशल मीडिया से मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ ट्रैवल करते हैं। 10-15 साल पहले मेन स्ट्रीम मीडिया से सोशल की तरफ हम ट्रैवल कर रहे थे। हाँ। तो अब ये रिवर्स हो गया है, और ऐसे आप देखें हमारे पास बहुत सारे टिकटॉक स्टार्स हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया ब्रांड्स हैं जिन्होंने उस जगह से मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ मीडिया का सफ़र तय किया और बड़ा सक्सेसफुली किया। अब वो दोनों जगहों पर एडवर्टाइज कर रहे हैं और चीज़ें बेच रहे हैं, तो लोग खरीद रहे हैं उनके कहने पर। सो कहना मैं ये चाह रहा हूँ, स्टाइल चेंज हो गया है, टेक्निक वही है कि आपको एज ब्रांड एस्टेब्लिश होना है। तो अगर आप एज ब्रांड बहुत बड़ा आइकॉन बनते हैं, गुड एनफ। अगर आप नहीं बनते तो कम से कम अपनी इंडस्ट्री में अपने किसी एक यूएसपी, जिसकी हम सेल्स में भी बात करते हैं, उस पे तो आपको लोग पहचानते हों। मैं अगर लेट्स से की बात करूं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हूं, तो कोई लोग ये तो जानते हों कि ये शख्स स्टोरी टेलिंग में अच्छा है और इससे सीखा जा सकता है, या ये शख्स इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रेनिंग है, हाँ। इस पर हम इससे बुला सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस पर बुला सकते हैं। तो कोई 2-3 चीज़ें तो हों जिस पर जब मैं बात करूं तो वो जेनेरिक गुफ्तगू ना हो, वो पर्टिकुलर और स्ट्रक्चर्ड गुफ्तगू हो। A B जो हर प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो। यूट्यूब पर मेरे नाम से वो चीज़ मौजूद हो, टिकटॉक पे हो, स्नैपचैट, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी नीड के मुताबिक। कहीं पर 30 सेकंड का क्लिप चल रहा है तो कहीं पर 2 मिनट का क्लिप चल रहा है। तो ये चीज़ें तमाम जगहों पर मौजूद होना ज़रूरी है। लेकिन जिनको पता ही ना हो कि भाई हमारे अंदर ऐसा कोई चीज़ है जिसकी हमने ब्रांडिंग करनी है, लाइम हो, तो वो कैसे कर सकते हैं? जी, उसके 2-3 चीज़ें हैं। एक, आप अगर जो हमारा प्रोग्राम, अब हमारी एक ऑडियंस है जो देखते हैं, तो आप अपना पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं। नंबर 1 आपको अंदाजा हो जाता है व्हाट टाइप ऑफ पर्सनालिटी यू आर। आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं, इमोशनली स्ट्रांग है या लॉजिकली स्ट्रांग है। तो एक तो ये आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं किस में बेहतर हूँ, जिस पे मैं बात कर सकता हूँ। नंबर 2, हम उसकी जो हमेशा टेक्निक कहते हैं कि आप अपनी वालदा से पूछें कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, बचपन से क्या कुछ अच्छा करता आ रहा हूँ। हाँ। तो अगर वो कहती हैं कि तुम शोर बहुत मचाते थे, तो यार समझ लें कि ये आप अच्छी बात कर लेते हैं, आप ब्रांड करने में अच्छे हैं। अगर वो कहते हैं कि तुम चुप करके साइड पे होकर बैठ जाते थे, इसका मतलब है कि आप रिसर्च के आदमी हैं, तो आप उन चीज़ों पर काम करना शुरू कर दें। तो एक तो ये टेक्निक है, राइट। दूसरा ये है कि देखें, अल्लाह ताला ने जो मैं बच्चों को देख के बहुत सीखता हूँ, छोटे बच्चों को ना, वो ट्रायल एंड एरर करते हैं। यही टेक्निक है, इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग टेक्निक। अब चूंकि इनोवेशन का ज़माना है,
आप देखें इंसान ने कहा जाता है कि जो पहले 2000 सालों में तरक्की की है, हाँ जी, अगले इन 24 सालों 23 सालों में उस तरक्की को 3 से मल्टीप्लाई किया है। इतनी क्विक हो गई है। लेकिन ये वाली टेक्निक के आप ट्रायल एंड एरर करते हैं, हिट एंड ट्रायल करते हैं, वो रहेगी ऐसी। अच्छा। ये जिबिली है। तो दैट इज वाई आपको अगर लगता है, लेट से मुझे एक लगता है कि एक टॉपिक पे मैं बहुत अच्छी बात कर सकता हूँ, मैं उस पर बात करूँ और फिर रेलेवेंट कंटेंट देखूं कि क्या मुझसे बेहतर बात हुई है, पढ़ूं मुझसे बेहतर बात हुई है। अगर हुई है तो फिर मैं अपने कंटेंट को उन तमाम बड़े लोगों की बात के साथ ऐड करके अपना नाम लगाए बगैर उनका रेफरेंस दे करके, शेख सादी ने ये कहा, मौलाना रूमी ने कहा, बिल गेट्स ने ये कहा, और रिलायबल फैक्ट्स के साथ मैं अगर शेयर करता हूँ तो मेरी बात में जान पैदा हो जाएगी। सो मैं फिर दोबारा से अगर उसको करता हूँ तो ज़्यादा बेहतर गुफ्तगू होगी। सो दिस इज़ हाउ यू इम्प्रूव। तो अगर आपको नहीं मालूम कि आप किस में अच्छे हैं, तो जो 2-3 चीज़ें आपके जहन में आती हैं जो आप बचपन से ट्राई करते रहे, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। ओके, मुसलसल स्टार्ट ब्रांडिंग योरसेल्फ अबाउट इट। बस ये ख्याल रखें कि जब आप एज ब्रांड एस्टेब्लिश होना चाह रहे हैं तो आपका कोई नेगेटिव कंटेंट नहीं आना चाहिए। क्योंकि आप देखें, मैं अखबार में बहुत सालों से लिख रहा हूँ, टीवी पर भी कह रहा हूँ, यहाँ पर एक खास एडिटोरियल पॉलिसी होती है। हम बात करते हैं पहले कि इस मौजू पर बात करनी है, इस तरह बात करनी है, हाँ। और उस पर मैं अचानक आउट ऑफ नोवेयर अगर अपनी तरफ से कोई फजूल बात कर भी दूं तो आपके पास वो चेक है 8 सेकंड 10 सेकंड का कि आप कट कर देंगे, वहीं पे ड्रॉप करके मुझे उठा देंगे कि भाईजान खत्म हो गया, सो योर टाइम्स अप। लेकिन वंस यू आर ऑन सोशल मीडिया, आप खुद उसकी एडिटोरियल पॉलिसी डिजाइन करेंगे, तो फिर आपको कोई नहीं रोकेगा कि ये बात ना करें, ये करें। तो आप बैठ के किसी बड़े के साथ, सीनियर के साथ डिस्कस कर लें, या खुद देखें कि क्या ये अल्फाज जाते हैं कि नहीं जाते हैं ना सोशल मीडिया या ये कंटेंट मेरी जो प्रोडक्ट पर्सनालिटी है या मैं अगर जिससे ब्रांड करना चाह रहा हूँ उससे वो मैच करता है या नहीं रखता। एग्जैक्टली, क्योंकि एक इंडस्ट्री है ना, मैं एक इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, उस इंडस्ट्री के लोग मुझे देख रहे हैं, तो मैं ऐसा कंटेंट यूज करता हूं जो कि उस इंडस्ट्री से मैच नहीं करता और वो नेगेटिवली इफेक्ट करता है, तो व्हाई शुड आई स्पीक अबाउट इट। इसीलिए कहते हैं ना कि आपकी पर्सनालिटी तब तक ही अच्छी है जब तक आप मुंह नहीं खोलते हैं। हाँ, यस, एग्जैक्टली। तभी आपको पता चलता है कि आपकी गुफ्तगू से आपकी आधी पर्सनालिटी का पता चल जाता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है वो। बल्कि मेरा ख्याल सोक्रेटिस का या प्लेटो की बात है, उसके पास कोई शख्स आके बैठा काफी देर, अच्छा हैंडसम स्मार्ट सा था, तो उसने कहा बोलो ताकि मुझे पता चले कि तुम कैसे हो। एग्जैक्टली। तो ये आपका जो अल्फाज है ये तो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो आप वो बोल रहे हैं या आप उनको कहीं पर लिख रहे हैं, बहुत मैटर करता है। एग्जैक्ट, दोनों मीडियम। तो आजकल जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अब बहुत ज़्यादा हो गए, मतलब कह लो कि काफ़ी प्लेटफॉर्म्स है जो यूज़ कर रहे हैं लोग, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, लेकिन सबसे ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म कहाँ पे है जहाँ पे आप अपनी सेल्फ ब्रांडिंग कर सकते हैं, जो आपकी इन फ्यूचर आपके लिए काम आए इस वक्त एज वी स्पीक? क्योंकि आप देखें जिस तरह बहुत सी कंपनीज के सोशल मीडिया की बहुत सी आई और चले गई। हाँ जी। सेलुलर इंडस्ट्री में इसी तरह से हुआ, मोबाइल कंपनीज में इसी तरह वो बड़े बड़े ब्रांड चले गए। यू नेवर नो कौन सा सस्टेन करता है और कौन सा नहीं करता। हाँ जी। नौजवानों को आई स्ट्रांगली रिकमेंड, अब तो हम नौजवानों में जब उठते हैं तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ही बुढ़ा हो गया हूँ। कोई फेसबुक पे नजर आता है तो वो कहते हैं जी हम नहीं है फेसबुक पर, क्योंकि इट इज नो मोर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो बट आई रिकमेंड फेसबुक पर वो लोग हैं 2006 से फेसबुक, राइट? तो तकरीबन 18 साल पुराना है। तो जो बच्चे उस वक्त पैदा हुए थे उनके लिए तो फेसबुक वाकई बहुत पुरानी है, लेकिन उस पर अब आपके अब्बू हैं उनकी जनरेशन है, डिसीजन मेकर्स वहां पर है। कहना मेरे जितने डिसीजन मेकर हैं आप उनने नाराज तो हो सकते हैं, ये कह सकते हैं कि अंकल्स हैं, लेकिन डिसीजन मेकर्स हैं, वो अपनी अपनी कंपनी में एस्टेब्लिश्ड प्लेस पर खड़े हुए हैं। तो आप उनको लड़ते झगड़ते हुए जरूर देखें, नाराजगी का इजहार जरूर करें, लेकिन उनके लिए वो प्लेटफॉर्म है। अच्छा। ए बी जो दूसरे हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं टिकटॉक वगैरह और यूट्यूब वगैरह, इस पर आप जरूर आपको नजर आना चाहिए। ये है जो यूथ एंड मिडिल एज जिनको कहना चाहिए लोगों को, यानी टीन अर्ली 20s वाले और 30s वाले, अब वो इस तरफ बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। हम भी बुढ़े हो गए हैं, मतलब हम तो फेसबुक पे हैं, तो इसका मतलब आप हमें भी बुढ़ा में शामिल कर रहे हैं। मैं कहना नहीं चाह रहा देखिए मेरे लिए खुद मानना बड़ा मुश्किल था। मुझे तो अब याद आया कि मैं भी फेसबुक पे, तो इसका मतलब है कि हम बुढ़े हो गए। देखिए हम ना उसमें आते हैं कि देखिए चलिए हम डिसीजन मेकर्स में आ जाते हैं, बट दिस इज हाउ इट इज। एग्जैक्टली। मुझे याद है एक यहाँ बड़ा होटल है, उसमें एक शख्स ने, गोरे ने आके 2016 में उसने आके पूछा कि हाउ मेनी ऑफ यू आर ऑन स्नैपचैट। तो मैं नहीं था उस स्नैपचैट पे, तो उसमें हॉल में 500+ लोग थे, जिसमें बड़े बड़े पाकिस्तान के अभी जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो भी वहाँ पे थे। तो
तो उनमें से दूर एक लड़की ने हाथ खड़ा किया सर, तो उसने कहा कि आप सारा में से सिर्फ ये यंग है बाकी आप सब पुराने हो गए। और पुराने का मतलब है वो सब थे 30, 32, 35 साल की एज के लोग जो यंग भी थे। तो मीडियम चेंज हो रहे हैं, सोशल मीडिया बदल रहा है। जैसे हमने कहा कि जो 2000 सालों में तरक्की हुई थी वो अब क्विकली हो रही है। तो अब तो ये है कि आपका अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आइडियली हो, या फिर एप्स हों आपकी अपनी पर्सनल प्रोडक्ट की। मैं देखता हूँ इंडिया में पर्सनल ब्रांड्स के अपनी एप्स हैं, अपनी प्रोडक्ट्स हैं, अपनी वो सर्विसेज दे रहे हैं, उनकी अपनी पूरी टीम्स हैं जो कर रही हैं। पाकिस्तान में हम अगेन मैं नाम नहीं लेता, लेकिन ऐसे इंडिविजुअल ब्रांड्स हैं बड़े बड़े जिनकी अपनी सोशल मीडिया टीम्स हैं और उनको खबर भी नहीं होती कि वो क्या क्या चीज़ें उनके प्लेटफॉर्म से अपलोड हो रही हैं। सिर्फ उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है कि ये मेरा इमेज है, इसके मुतालिक जो चीज़ें हैं वो आपने अपलोड करनी है, इसके अलावा नहीं करनी, तो वो अपलोड करते हैं। सो यूज ऑल ऑफ द प्लेटफॉर्म्स। इफेक्टिव अगर मैं कहूँ तो जहाँ पर यूथ ज़्यादा हो वो यूज़ करें, ए, ठीक है। बी दूसरा, अगर आपका पॉलिटिकल कंटेंट और पॉलिटिकल फुटप्रिंट्स है या जर्नलिस्ट हैं, ट्विटर पाकिस्तान में इज द बेस्ट वन। और अदरवाइज अगर आप डिसीजन मेकर्स को करना चाहते हैं तो फिर आप फेसबुक प्लेटफॉर्म पर जरूर करें। अबव ऑल अगर मैं इसको कंक्लूसिवली कह सकूं, एक होता है मुनीबा वर्ड ऑफ माउथ उसको कहते हैं, डोंट अंडर एस्टिमेट इट। ये सबसे पुरानी टेक्निक है और आज भी यही और इफेक्टिव है, इफेक्टिव भी है और आज भी मौजूद है। वो क्या है कि आप मेरे बारे में क्या राय रखते हैं, आप टीवी पर ये बात करें या इन पर्सन करें। अगर आप कहते हैं कि टीवी पर तो बहुत अच्छा बोलता है लेकिन इन पर्सन ये बंदा अच्छा नहीं है, दैट वर्ड ऑफ माउथ विल अफेक्ट योर ओवरऑल प्रोडक्ट। इसको जरूर जहन में रखें। तो वर्क ऑन द ब्रांडिंग हमेशा से दुनिया भर में आप देखें, इराक और अमेरिका की जंग हुई, वहां पर उन्होंने एक वीडियो चलाई बच्चे को मारने वाली, बाद में पता चला वो फेक वीडियो थी, सिर्फ अटैक करना मकसूद था। आज भी पैलेस्टाइन और इजराइल वगैरह वाला हो रहा है। सो ये ब्रांडिंग वाला मामला रहेगा, बट माइंडफुली, और इसकी इंपॉर्टेंस रहेगी। लेकिन रिमेंबर वर्ड ऑफ माउथ जो रोल प्ले करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अपनी ब्रांडिंग पे, सेल्फ ब्रांडिंग पे, वो भी पॉजिटिवली उस ब्रांडिंग को आगे लेकर चले और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें, तो आप बाकी हर चीज़ में एक्सेल ज़रूर कर जाएंगे। हमारे साथ एम फवाद साहब मौजूद है। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और सेल्फ ब्रांडिंग के हवाले से हम बात कर रहे थे, किस तरह आप अपने आप को, अपने ख्यालात को, अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कुछ लाहौर के हवाले से बात कर लेते हैं। और लाहौर में जो कि हर तरफ सिर्फ मसाइल ही हमें नज़र आते हैं, और सबसे बड़ा मसाइल है ट्रांसपोर्टेशन का। पहले ही ट्रांसपोर्ट का इतना मसला है कि कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है लाहौर में। सिर्फ एक मेट्रो बसेस चल रही थी जिसके ऊपर लाहौर के जो बासी थे वो सफ़र कर रहे थे। अब उससे भी हम लोग हाथ धोने वाले हैं, बिकॉज़ कुछ ही दिनों पहले या कुछ दिनों बाद जो है ना, अब वो बसेस भी चलती हुई हमें सड़कों पर नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि जो कंपनी है इन बसेस को जो चला रही है, जो रन कर रही है, उन्होंने जनाब माजरत कर ली है कि हम मज़ीद इन बसेस का कॉन्ट्रैक्ट फाल नहीं रख सकते हैं और काम नहीं कर सकते हैं। वजह फंड्स की कमी कुछ हद तक सामने आ रही है। इसके अलावा क्या वजह है इसकी कि हमें वाकई अब ये बसेस चलती हुई नज़र नहीं आएंगी सड़कों पर। लाहौरियों का क्या बनेगा? पहले ही ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा कमी है, किराए जो है वो आसमान को पहुंच चुके हैं। तो निगरान गवर्नमेंट अब इस हवाले से क्या इनिशिएटिव लेती है, क्या डिसीजन लेती है, इस पर बात कर लेते हैं। ज़ैनुल आबदीन, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। जैन, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे आप? अच्छा हूँ मैं, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैन, क्या मसला है ये मेट्रो बसेस? पहले ही ट्रांसपोर्टेशन इतनी कह लें कि गई गुजरी है हमारी, सिर्फ यही एक ज़रिया है ट्रांसपोर्ट का जिस पे लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, अब ये भी उनसे छिन रही है। शुक्रिया मुनीबा। सिर्फ जब आप अभी इंट्रोडक्शन दे रही थी तो आपने कहा कि हम लाहौर के जो मसाइल हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे। तो मोस्टली जब भी मैं आपके प्रोग्राम में आया हूँ तो आपने यही बात की कि लाहौर के मसाइल कम होने का नाम नहीं ले रहे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये हमारी वजह से मसाइल हैं। तो ये जो अब मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ ना, ये ऐसा नहीं है कि ये मैंने खुद ड्राइव की है कहानी या मुझे किसी ने ये कहानी सुनाई है। ये जो मास ट्रांजिट अथॉरिटी है जिसके पास मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन और स्पीडो बस का
सर्विस का ये तमाम इसको फाल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनके मीटिंग मिनट्स कह रहे हैं कि शादरा से लेके गज्जूमता तक चलने वाली जो मेट्रो बस है उसको चलाने वाली ठेकेदार कंपनी वीडा सोल्यूशन, ये उनके मीटिंग मिनट्स कह रहे हैं कि वो डिफॉल्टर हो चुकी है। अच्छा, वो खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि वी आर डिफॉल्टर, हम डिफॉल्टर हो चुके हैं। और उनके मीटिंग मिनट्स में जिसमें वो कह रहे हैं कि ये वीडा कंपनी डिफॉल्टर हो चुकी है, उसके ऊपर मोहर बैंक ऑफ पंजाब लगा रहा है कि बिल्कुल इनके पास पैसे मौजूद नहीं है इस वक्त सर्विस चलाने के लिए। अच्छा, ठीक है। और इस मामले को मुसलसल दबाया गया। 1 साल से ज़ायद अरसा गुजर चुका है। 1 साल से बार बार नोटिस के ज़रिए ये कॉन्ट्रैक्टर मास ट्रांजिट अथॉरिटी को, पंजाब गवर्नमेंट को, इससे पहले जो जमहूरी हुकूमत थी उसको भी, निगरान पंजाब हुकूमत को भी बार बार ये अलार्म दे रहे हैं कि हमारे पास मेट्रो बस को चलाने के लिए फंड्स मौजूद नहीं है। माशाल्लाह 1 साल से ये चल रहा है प्रॉब्लम, लेकिन किसी को पता नहीं था। इन्होंने मुबैना तौर पे इस मामले को दबाया कि खुदा ना खास्ता इनको कोई काम ना करना पड़ जाए, ये कानूनी पेचीदगियों से बच जाएं। इस सिलसिले में जब वीडा कंपनी ने कहा कि हम 64 बसें शादरा से लेके गज्जूमता तक नहीं चला सकते, तो मास 64 तो चल भी नहीं रही थी वैसे। बिल्कुल 64 तो चल भी नहीं रही थी, लेकिन उन्होंने कागजात में तो 64 हैं लेकिन चल नहीं रही है। चल नहीं रही 64। उन्होंने कहा कि हम ये जो रोज़ाना 1,40,000 मुसाफिरों को सफरी सहूलियत फराहम करते हैं, हम ये प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है। हमारी तरफ से आप हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको टर्मिनेट कर दें। उन्होंने चिट्टा ना कर दिया। बिल्कुल, उन्होंने कहा हम नहीं चला सकते। उन्होंने कहा हम नहीं चला सकते। उन्होंने ऑप्शंस दी। उन्होंने कहा कि जब 2019 में आपने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो जो डीजल की प्राइसेस थी और जिसके मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हमें उसी प्राइस पे डीजल प्रोवाइड करें, हम गाड़ियां चलाना शुरू कर देते हैं। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने उनकी ये बात ना मानी। फिर ट्रांसपोर्ट में एक फार्मूला होता है X1 और X2 का, कि उसके तहत इनको एस्केलेशन दी जाती है, इनके पैसे बढ़ा के इनको दिए जाते हैं। मास ट्रांजिट अथॉरिटी और पंजाब गवर्नमेंट ने वो ना किया। जब ये मामला मुसलसल ये गंभीर सूरत हाल इख्तियार करता गया, तो उसके बाद ये मास ट्रांजिट अथॉरिटी की गवर्निंग बॉडी और पंजाब काबीना में उसको डिस्कस किया गया। सितम ज़रीफ़ी का आलम ये है और इनकी हट दर्मियों का आलम ये है कि पंजाब काबीना में ये मामला डिस्कस होने के बावजूद इसका कोई हल में हुआ है डिस्कस। ये डिस्कस हुआ और ये उनके अथॉरिटी के मिनट्स कह रहे हैं। मैंने आपको बताया जब वो मसाइल वाली बात, ये बिल्कुल हम नहीं मसाइल बयान कर रहे, ये वो मसाइल हैं जो वो खुद अपने बयान कर रहे हैं। कभी ना इसका हल नहीं निकाल सकी अभी तक। क्या बात है। अब जब इसके फाइनल मीटिंग मिनट्स जारी हुए तो उन्होंने कहा कि हमारे पास सिर्फ 1 महीने की फ्यूलिंग के पैसे रह गए हैं। 1 महीने बाद हम ये जो मेट्रो बसें हैं शादरा से गज्जूमता ये नहीं चलाएंगे। इससे पहले हम आपको 2 दफ़ा इंटीमेट कर चुके हैं वाया ऑफिशियल नोटिस, और वर्बली भी आपको बता चुके हैं कि हमने ये बसेस नहीं चलानी। आप हमारी बसेस जब्त कर लें, आप हमारी सिक्योरिटी जब्त कर लें, जो हमारी चीज़ें हैं, जो हमारे टूल हैं वो जब्त कर लें, लेकिन हम इसको मजीद नुकसान में नहीं जा सकते। ये जो कंपनी है वीडा सोल्यूशन, ये कहाँ की कंपनी है? चाइनीज़ कंपनी कहाँ की है? बेसिकली जब मेट्रो बस का आगाज़ हुआ तो उस वक्त ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये दिया गया टर्किश कंपनी थी अल-बराक, वो जिनकी लाल रंग की बसें चलती थी। और ये शहबाज दौरे हुकूमत में शहबाज दौरे हुकूमत में हुआ। फिर उसके बाद बुज़दार साहब की हुकूमत आ गई, तो उन दिनों में लाहौर न्यूज़ बार बार इस मामले की निशानदेही करता था कि अल-बराक का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है, उसकी जो बसेस हैं वो अब खस्ता हाल में है, लिहाजा इसका नया कॉन्ट्रैक्ट किया जाए। बुज़दार साहब के दौर में इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उस वक्त बड़े ये बुलंदोबाला दावे किए गए, तम तराक से कहा गया कि हमने जो पिछली कंपनी है उससे सस्ता किया है और उससे अच्छा किया है, और हम बड़ी वैल्यूएबल जो कंपनीज हैं उसको सामने लेकर आए हैं। तो ऐसा ही होता है कि जब कोई भी ब्रांड सामने आता है तो कुछ अरसे बाद उसका अंदाज़ा होता है कि क्या वो ठीक काम कर रहा है या नहीं। अब देखें कि 2019 के आखिर में इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अभी इनका 2029 तक ये कॉन्ट्रैक्ट चलना है। 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। ये 3-4 साल बाद ही जो गुब्बारे से हवा है वो बाहर निकल गई है। जो बसेस हैं वो खस्ता हाल हो चुकी हैं, बसेस के बार बार एक्सीडेंट हो चुके हैं, पूरा जो स्क्वाड है वो नहीं चलाया जा रहा। हर 5 मिनट बाद मेट्रो बस के स्टेशन पर बस का पहुंचना ज़रूरी है। जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है
वो हर 5 मिनट बाद नहीं पहुंच रही, बल्कि 18 से 20 मिनट का दुरानिया हो गया है। 1,40,000 जो मुसाफिर इस पे रोज़ाना सफ़र करते हैं वो ज़लीलो ख़ार हो रहे हैं। फ्यूल के लिए पैसे मौजूद नहीं है, गाड़ियों की मेंटेनेंस के लिए पैसे मौजूद नहीं है, और बस अब इसको इसी तरफ लेके जा रहे हैं कि इसको बंद कर दिया जाए। अच्छा, एक तरफ जब मैं मीटिंग मिनट्स कल पढ़ रहा था ये, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई एक चीज़ पढ़ के कि इस मीटिंग मिनट्स का जो पहला पैराग्राफ है वो ये कह रहा है कि मास ट्रांजिट अथॉरिटी के पास पैसे मौजूद नहीं है ये तमाम बसेस को चलाने के लिए, इस कंपनी को देने के लिए, मज़ीद नई बसें ख़रीदने के लिए, ख़ुद इसको ऑपरेशनल इसके जो सारे ऑपरेशनल चीज़ें हैं उसको खुद टेक ओवर करने के लिए मास ट्रांजिट अथॉरिटी ये कह रहा है कि हमारे पास इन सारी चीज़ों के लिए पैसे मौजूद नहीं है, पंजाब गवर्नमेंट हमें पैसे नहीं दे रही। ये है तस्वीर का पहला रुख। अच्छा, अब मैं आपको दूसरा तस्वीर का रुख दिखाता हूँ। इसके बिल्कुल जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें मास ट्रांजिट अथॉरिटी कहती है कि हम बड़े अरसे से सर्व कर रहे हैं, लिहाजा हमारे सीनियर स्टाफ की और जो दीगर स्टाफ है उसकी तनख्वाह में 200% इजाफा कर दिया जाए। 200%, वाह वाह क्या बात है, 200%, 200%। एक तरफ आपके पास बसें चलाने के लिए पैसे नहीं है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम ये हमारी मरात में इजाफा कर दिया जाए। लाहौर में तो ऑलरेडी कोई ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है और आपने पता नहीं कौन सा काम किया है कि जिसकी वजह से अब आपको मरात भी चाहिए। देखिए उन्होंने इतना काम किया, उन्होंने एक कंपनी को इस तबाही के दहाने पे ले आए कि वो कहते हैं कि हम लाहौर में हम लाहौर में काम नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट को इस टाइम इसके ऊपर बड़ा संजीदा होकर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि लाहौरियों के पास सिर्फ 2 मीडियम है। नहीं तो कब सोचेंगे? 1 महीने का अल्टीमेटम उन्होंने दे दिया कि 1 महीने तक है, तो ये क्या एंड पे जाके सोचेंगे कि अब लोगों का क्या होगा? जो ड्राइवर्स हैं, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, स्टाफ, वो भी तो बेरोजगार होंगे ना। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। इससे कब जब ये अलबिराक कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ था और वो इसकी हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर कर रहे थे, तो उस वक्त जो मेट्रो बस चलाने वाले ड्राइवर्स हैं वो एहतजाज करते रहे और उसकी वजह से 17-18 रोज़ तक ये जो मेट्रो बस है इसको बंद रखा गया था। हाँ, तो अभी ये दोबारा एक जो नया इशू है उसको बिला वजह पैदा किया जा रहा है। अच्छा। मैं समझता हूँ कि इसके बड़े एमिकेबली जो सॉल्यूशंस हैं वो हो सकते हैं कि अगर वाकई ही उनकी जो ये डीजल की खपत है वो ज्यादा हो रही है तो कोई भी फॉर्मूला तय करके उनको जो कंपनसेट है वो जो कंपनी वाले मुतालिबात करें ये जायज हैं, वैसे वैलिड हैं। देखें जी, देखा जाए तो आप देखें कि 2019 और 2024 में जो महंगाई का ग्राफ है, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है और जो बाकी दीगर जो यूटिलिटीज़ हैं उसमें जो इजाफा हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए उनका एस्केलेशन तो बनता है, ये तो उनका हक भी बनता है और कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा हुआ था कि उनको एस्केलेशन दी जाएगी। अच्छा, लेकिन यहाँ पर आकर कंपनी जो मास ट्रांजिट अथॉरिटी है और निगरान पंजाब हुकूमत है उन्होंने एक नई ऑस्टेरिटी निकाल ली, उन्होंने बचत की पॉलिसी निकाल ली कि सॉरी जी हम ये पैसे नहीं दे सकते, जिसकी वजह से ये जो लड़ाई है कोई सहूलत ना दे के बचत कर रहे हैं। यही तो सहूलत पहले कौन सी हमें मिल रही है? इतनी अच्छी मयारी सहूलतें हमें मिल रही हैं जो अब इन्होंने बचतें करनी है। देखें जी, मेट्रो बस जब ये 2012-13 में इसका आगाज़ हुआ मुनीबा, तो उस वक्त से लेके आज तक जब भी कभी किसी भी शख्स ने मेट्रो बस में सफ़र किया, खा वो पीक आवर्स है या ऑफ पीक आवर्स हैं, मेट्रो बस में तिल धरने की जगह नहीं है। इसका मतलब है कि ये एक कामयाब प्रोजेक्ट था, बिकॉज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। वो एक प्रोजेक्ट बन गया, उसको जंगला बस कहें, उसको लाल बस कहें, जो मर्जी कहें, अगर वो 1.5 लाख मुसाफिरों को रोज़ सफरी सहूलियत फराहम कर रही है तो इसका मतलब है कि वो एक कामयाब प्रोजेक्ट है। आप एक कामयाब प्रोजेक्ट को सिर्फ चंद पैसों के लिए और अपनी नाकस पॉलिसीज़ की वजह से बंद करने जा रहे हैं तो ये लाहौर की आवाम पे सरासर जुल्म होगा। अच्छा, जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं ऑब्वियसली हमारे जितने भी लोग होते हैं वो बाहर से देख के आते हैं, फिर ही आके वो तमाम तर चीज़ों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। यही प्रोजेक्ट्स बाहर भी चल रहे होते हैं। वो आप ये मेट्रो बसेस का प्रोजेक्ट देख लें, ऑरेंज लाइन का प्रोजेक्ट देख लें, बाहर बड़ा सक्सेसफुली चल रहा है, रन हो रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान में आता है तो वो ठप हो जाता है या चलता ही नहीं है, तो ये इसकी क्या वजह है? मुनीबा ठीक कह रही हैं। बेसिकली हम ये जो मास ट्रांजिट सिस्टम है इसमें कोई पायनियर तो है नहीं। हमने
जो चाइना है और टर्की है और लंदन की जो मेट्रो है उससे इंस्पायर होके हमने यहाँ पे शुरू किया। और ये बसेस चलाने का उस वक्त मकसद भी ये था कि ये वही दौर चल रहा था जब स्मोक की आमद थी और लाहौर की जो फ़िज़ा है वो आलूदा होने जा रही थी। तो उसी चीज़ को ही मद्देनज़र रखते हुए ये मास ट्रांजिट सिस्टम मुतारफ़ करवाया गया। बेसिकली जो बैरून मुल्क जिन मेट्रोज़ की या जिस ट्रांजिट सिस्टम की आप बात कर रही हैं उन्होंने बड़े फिजिबल इसके फाइनेंशियल मॉडल्स बनाए हैं। हम अनफॉर्चुनेटली आज तक ऐसा कोई भी फाइनेंशियल मॉडल नहीं बना सके। हमारी जितनी भी गुफ्तगू है वो सिर्फ यहाँ तक ही महदूद रहती है कि मेट्रो बस के पोल्स के ऊपर हम जो इश्तिहार है वो लगा देते हैं, हाँ, या जो ऑरेंज ट्रेन के वो हैं पिलर्स हैं उनको LCD के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके अलावा हमारी जो सोच है वो इससे आगे जाती नहीं है। बार बार जो कंपनीज़ हैं वो आती हैं अपनी प्रपोज़ल लेकर, हर दफ़ा या अथॉरिटी की सतह पे उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है या गवर्निंग बॉडी की सतह पे रिजेक्ट कर दिया जाता है या कबीना की सतह पे उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि फिलफोर इस ट्रांजिट सिस्टम को फिजिबल बनाने के लिए, मुनाफा बख्श बनाने के लिए और नॉन फेयर रेवेन्यू जनरेशन के लिए हंगामी बुनियादों पर केस स्टडी की जाए। जहां से अगर इलेक्शन मतलब नेक्स्ट मंथ इलेक्शन होने हैं 8 फरवरी को, तो सारे अफसरान तो वहीं पे होंगे, बिजी हो जाएंगे जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो अगर इलेक्शंस हो जाते हैं उसके बाद नई गवर्नमेंट आती है तो तब तक ये मसला इसी तरह रहेगा, जू का तू रहेगा। अच्छा, इसमें एक बड़ी मज़े की बात है कि जिनके आप जिक्र कर रही हैं ना कि सारे ऑफिसर्स वहाँ पे मसरूफ़ हो जाएंगे, ये तो पहले भी काम नहीं करते। इन्होंने जो निजी कॉन्ट्रैक्टर है उनको ठेके दे के ये सारे काम करवाने होते हैं। तो मीनवाइल जहाँ पे निगरान सेटअप ने इतने प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कर दिए हैं, इतनी लॉन्चिंग्स कर दी हैं, इसके ऊपर भी तवज्जो दे दें। अच्छा। ये असल में वो सवारी है जिसको हम कहते हैं कि ये गरीब की सवारी है जिसमें हर तबका सफ़र करता है। तो इसको इस ज़्यादा दुआएं मिलेगी अगर ये कर लेते हैं, है ना। वोट तो इन्होंने ले लेनी है तो कम से कम दुआएं तो ले लेना। तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर इस वक्त हल करने की ज़रूरत है। अदरवाइज क्या लगता है आपको इसका हल क्या निकलेगा? निगरान गवर्नमेंट निकाल के जाएगी या इलेक्टेड गवर्नमेंट आके निकालेगी? देखें जी, मुझे ऐसा महसूस भी होता है और उनके मीटिंग मिनट्स भी बताते हैं कि कुछ ही रोज़ बाद पंजाब गवर्नमेंट जो ये ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी है वो नाफज कर देगी। अच्छा। और उसके बाद ये जितनी बसेज हैं इनको वो खुद ख़रीद लेंगे या उनको टेक ओवर कर लेंगे और आर्जी तौर पर जो ये सिस्टम है इसको चलाना शुरू कर देंगे। चलाना भी चाहिए। अच्छा। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि इसको चलाना शुरू कर देंगे और जो आइंदा आने वाली पंजाब की हुकूमत होगी उसके लिए ये बड़ा इम्तिहान होगा कि वो मेट्रो बस को किस तरह लेकर मुस्तकबिल में चलते हैं। मुस्तकबिल में चलेगी तो इसके लिए एक अच्छी पॉलिसी, मुस्तनद पॉलिसी चाहिए बनानी। और जो देखते हैं कि क्या होता है, हमारा मेट्रो बस का जो मामला है वो हल होता है या ये ऊँट किस करवट बैठता है। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद है। ज़ैन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। मेट्रो बस के हवाले से हम बात कर रहे थे क्योंकि कंपनी ने जनाब माजरत कर ली है कि अब हम मज़ीद काम नहीं कर सकते हैं आपके साथ क्योंकि हमारे पास ख़र्चा करने के लिए पैसे नहीं हैं। तो पैसे दें हमें तो हम काम कर लेंगे। तो अब देखते हैं कि इस मामले का क्या बनता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।